अस्सलाम वालेकुम जी, केनान आसिफ है वंस अगेन। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेट बैंक का जो टेस्ट होता है इस बोर्ड्स का, उसके पैटर्न के हवाले से। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं आफ्टर दैट वीडियो। सो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पेपर का पैटर्न, पेपर के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए, किस किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान का पोर्शन कहाँ से तैयार करना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को कैसे पढ़ना है, और इसके अलावा जो डिफरेंट चीज़ें हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, वोकैबलरी को कैसे कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स को कहाँ से करना है, तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद एक आई एम सरप्राइज, क्योंकि मैं पिछले 1.5-2 सालों से करियर काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जिस पर मुझे इतने अच्छे सवाल आता है। सो इससे पहले सवालात बहुत आते थे, बहुत स्टूपिड आते थे, डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा करवाने, ये कब होगा, पेपर कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, मैनू की पता। तो टेक्निकली सबसे अच्छे क्वेश्चंस मुझे इस वीडियो पर आए, एंड आई थॉट कि इस वीडियो में जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात एक ही वीडियो में आपको दे दिए जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद आपके सवालात की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले मिस मूडी इज आस्किंग कि जी नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, और पासिंग मार्क्स कितने। वेरी गुड क्वेश्चन। नंबर 1, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो तुक्के मारें, तुक्के लगाएं मुसलमानों, और जितने तुक्के लगा सकते हैं लगाएं। लेकिन तुक्के मारने का भी एक तरीका होता है, गेस करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले एलिमिनेट करें जो ऑप्शंस आपको लगता है ना कि ये तो नहीं हो सकता, उसको एलिमिनेट कर दें। इसके बाद जो आपके पास 1 2 3 ऑप्शंस बचे हैं, उनमें किसी एक पर तुक्का लगाने के बजाय उस सवाल को वहीं पे छोड़ दें। इसके बाद आगे मूव करें, बाकी क्वेश्चंस करते रहें। होता यह है कि बाज़ औक़ात बाकी सवालात पढ़ के कहीं ना कहीं से आपके जहन में, आपका जहन ना लाशऊरी तौर पे काम कर रहा होता है। जब आप दोबारा उस सवाल को पढ़ते हैं तो कुदरती तौर पर उसका जवाब आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो एक तो गैस करने के लिए फ़ौरन गैस नहीं करना, अंधाधुंध जवाब नहीं देना, इंतज़ार करना है, बाकी सवालात को हल करें, उस सवाल को फ़िलहाल छोड़ दें। लेकिन पेपर ख़त्म होने से पहले उस सवाल तक दोबारा ज़रूर आएँ और उस सवाल को रिव्यू करें। हो सकता है आपका जहन आपको एक आर्ग्यूमेंट दे दे कि ये जो 2 ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप कन्फ्यूज़ हैं, इनमें से कौन-सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर हो सकता है। राइट, नंबर 1। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया नहीं होती, लेकिन पासिंग मार्क्स जो है उसका फंडामेंटल उसका जो सिलसिला है ना, वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मज़े का है। होता यह है कि 3 पोर्शंस है, मैंने आपको बताया था, इंग्लिश, मैथ्स और जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, ये सब कुछ मिला के, ठीक है ना। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान भी जीके और पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आ जाती है। अच्छा, तीनों पोर्शंस के ना, आपको तीनों पोर्शंस में जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी लेने हैं, और जो टोटल है एग्रीगेट, उसमें भी आपको पास होना है। एग्जाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें इंग्लिश के 40 मार्क्स थे, उसमें से आपको 40 में से 30 ज़रूर लेने। मैथ्स में 30 नंबर थे तो उसमें से 20 ज़रूर लेने। जनरल नॉलेज में 30 नंबर थे तो उसमें से 20 ज़रूर लेने। तो यूँ जनाब 30, 20 और 20 करके आपको 70 मार्क्स लेने हैं। अब एक कैंडिडेट है जिसके 80 मार्क्स हैं, लेकिन उसके इंग्लिश में 30 की जगह 29 है, तो वो फेल कंसिडर होगा, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी। ये ऐसे ही है कि आप यूँ फ़र्ज़ कर लें कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको नंबर्स ये अलग-अलग पेपर्स हैं 3, होगा एक ही पेपर, लेकिन 3 पोर्शंस को 3 सब्जेक्ट समझें। तो इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, मैथ्स में पास होना ज़रूरी है, जनरल नॉलेज में पास होना ज़रूरी है। इन तीनों में पास हों, इसके बाद एक टोटल एग्रीगेट मार्क्स भी है। यूजुअली इन तीनों में पास हो के वो एग्रीगेट वैसे ही कवर हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें आपके तीनों में पासिंग मार्क्स थे, यूँ समझें कि इन तीनों के मार्क्स मिला के 70 बन रहे थे। अब कट ऑफ जो है वो 75 का है, तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको जो टोटल मार्क्स है 100 में से 75 के, एग्जाम्पल है के लिए 75 कह रहा हूँ, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो 100 में से 75 भी हासिल करने, और जो हर पोर्शन के अलग अलग मार्क्स का कट ऑफ था, आपको उसको भी रीच करना है। अब ये कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है? ऑब्वियसली ये आपको स्टेट बैंक वाले बताएंगे, एनटीएस वाले बताएंगे, लेकिन मैं आपको जो थोड़ा बहुत थोड़ी सी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको वो बता देता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। होता ये है कि लेट्स से आप के पास 1000 कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं सिर्फ 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो। अब टॉप 100 कैंडिडेट्स या टॉप 105 कैंडिडेट्स कैसे आएंगे? आप कट ऑफ लगाएंगे, आप पहले लगाएंगे 90 का कट ऑफ फॉर एग्जांपल। अब 90 में सिर्फ 30 कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनके 90 या 90 से ऊपर है, तो आप कट ऑफ को थोड़ा कम करके 85 कर देंगे। आप तब तक ये कट ऑफ डिक्रीज करते रहेंगे जब तक आपके पास 100 कैंडिडेट्स रीच नहीं हो जाते, और जैसे ही 100 कैंडिडेट्स का जो आपका मिनिमम है वो रीच होगा, उसके बाद आप वहीं पे कट ऑफ जो है ना, उसी को कट ऑफ के तौर पे सेटल कर लेंगे। अब ये कोई यूनिक फिगर नहीं होता, मिसाल के तौर पर 82 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, ये यूजली
राउंडेड ऑफ नंबर होता है, यानी 70, 75, 80, 85, दिस कैन बी एनीथिंग। मैंने जब स्पॉट्स दिया था 2000, अब कौन सा साल था मुझे याद भी नहीं है, 2015 था शायद, यस। तो उसमें हाँ 2015 में जब मैंने दिया था तो मैं एक नंबर से रह गया था, और मेरा जो एक नंबर था वो जनरल नॉलेज में कम आया था। उस वक्त जो कट ऑफ था ना दैट वाज 70, लेकिन इसके बाद जब मैंने दोबारा YPIP दिया जिसमें मेरी सिलेक्शन हुई, उस वक्त जो कट ऑफ था वो था तकरीबन 80। तो कट ऑफ चेंज होता रहता है, पेपर जितना आसान होगा, जितना मुश्किल होगा, जितने लोग उस स्कोर रेंज में आ रहे होंगे, उसकी बेस पर ये चेंज होगा। अगला सवाल जी, दिस इज़ बाय जवेरिया एंड शी इज़ आस्किंग कि सर एक बात बता दें बस प्लीज़, अभी हमने एप्लीकेशन और फीस सबमिट करवा दी है टेस्ट की, अब हमें कितना टाइम मिलेगा टेस्ट के लिए? आपको तकरीबन 1 से 2 मंथ्स मिलेंगे। अब 1 से 2 मंथ्स में तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करें। मैंने एक लास्ट वीडियो में मजाकन कहा था कि अच्छा गाइड किया ना मैंने, उसका जवाब मिला है जी हाँ जी, नो मोर क्वेश्चंस, आपने बड़ा अच्छा गाइड कर दिया, थैंक यू। देन देयर इज अ क्वेश्चन बाय आयशा, टेस्ट की डेट कब तक आ जाएगी? आई डोंट नो, 1-2 महीने तक आ जाएगी, NTS जाने, स्टेट बैंक जाने, अल्लाह जाने। सफ़ीर कह रहे हैं YPIP का अनाउंस कब अनाउंस होगा? यार मुझे क्या पता, व्हाई वुड आई नो, हाउ शुड आई नो? ठीक है, तो जाने दें। बहरहाल YPIP का अक्सर लोग इंतजार कर रहे हैं, हालांकि YPIP और स्टेट, अच्छा YPIP और स्पोर्ट्स का फ़र्क अक्सर लोग पूछते हैं। होता ये है, आपको पता है स्टेट बैंक की पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं? हर शहर में ना, लाहौर में है, कराची में है, यहाँ है, वहाँ है। स्टेट बैंक पूरे पाकिस्तान में एक है। तो जो आपके शहर में कोयटा में है, खुजदार में है, कराची में है, गवादर में है, फैसलाबाद में है, और पता नहीं कहाँ है, वो क्या है? वो स्टेट बैंक नहीं है, वो स्टेट बैंक नहीं है। पाकिस्तान में स्टेट बैंक सिर्फ और सिर्फ कराची में है। जो हम अपने छोटे शहरों में देखते हैं या कराची के अलावा हम देखते हैं, वो है बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, जिसको BSC कहा जाता है, विच इज़ ओन्ड बाय स्टेट बैंक। तो अब स्टेट बैंक का बुनियादी तौर पे काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, ठीक है। ये भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए, मुझसे इनफैक्ट पूछा गया था कि व्हाट इज़ स्टेट बैंक में और BSC में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो स्टेट बैंक का काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो एक दफ्तर की ब्रांच के अंदर फर्ज करने या उस स्टेट बैंक की बिल्डिंग के अंदर कराची में डिफाइन हो जाती है। अब जो बैंकों के साथ ये जो मुफ्त की रोज़ाना के काम काज है, रूटीन के मैटर्स है, मॉनेटरी पॉलिसी और रेगुलेटरी मामला से हटके बैंकिंग की रेगुलेशन ये वो, उसके लिए स्टेट बैंक ने एक अलग से इदारा बना दिया जिसको नाम दिया बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन। तो ये उसका सब्सिडरी हो गया। दिस इंस्टीट्यूट इज ओन्ड बाय स्टेट बैंक, ठीक है, बट इट इज़ नॉट स्टेट बैंक, इट इज़ ओन्ड बाय स्टेट बैंक। फ़र्क ज़्यादा नहीं है, तनख्वाह एक जैसी है, सिलसिला एक जैसा है, ग्रेड्स एक जैसे हैं। तो वो लोग जो YPIP में सिलेक्ट होते हैं, वो ये जो स्टेट बैंक जिन 16 उस वक्त 16 शहरों में था, फिर मुझे जहाँ तक याद है खुजदार में और गवादर में एक्सटेंशन होनी थी, हो गई है या नहीं हुई अल्लाह जानता है। तो वो जो उस वक्त के जो 16 शहर थे, उनमें कहीं भी आप पोस्ट हो सकते हैं YPIP में। स्टेट स्पॉट्स में जब आप सिलेक्ट होंगे, आप सिर्फ कराची में पोस्ट होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। टेस्ट का पैटर्न ये वो सब एक जैसा होता है, और मेरा ख्याल है इस बॉट्स में सिलेक्ट होने के बाद YPIP में मूवमेंट भी पॉसिबल होती होगी। YPIP से इस बॉट्स में होती है या नहीं, दैट आई डोंट नो। नेक्स्ट, काइंडली मेक अ शॉर्ट वीडियो नेक्स्ट इंडक्शन प्रोसेस विच विल बी हेल्ड आफ्टर रिटन एग्जाम। एक तो ये सवाल वैसे बहुत आप एडवांस से पूछ रहे हैं, यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन ओनली इफ यू आर क्वालिफाइड इन द इंटरव्यू, बट आपको चलिए मोटिवेट करने के लिए बता देता हूँ। इंशाल्लाह जब आपका इंटरव्यू जो है वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, तो इंटरव्यू पे मैं इंशाल्लाह फिर अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन फर्स्ट अगर आप इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको एक ऑफर आएगी विच विल बी मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, MTO। आप हैरान होंगे, मैंने तो OG2 के लिए अप्लाई किया, तो MTO क्या है? MTO बस एक टेम्पररी एक अरेंजमेंट है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, बड़ी आसान सी, बड़ी मज़े की, और आपको आधी तनख्वाह यानी 41,000 रुपये, 41,000 आपको मंथली पे किया जाएगा। आपको इस ट्रेनिंग के बाद आपका एक छोटा सा बड़ा आसान सा टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बारे में भी लोग परेशान होते हैं, नहीं परेशान नहीं होना, बड़ा मज़े का टेस्ट है, आसान सा टेस्ट है। मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने टेस्ट पास किया था, इंटरव्यू लिया था और सिलेक्शन भी हुई थी। सो आप जब MTO के हवाले से जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, तो फिर आपका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपको जो OG2 की अपॉइंटमेंट ऑफर है वो मिलती है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के बाद। फिर आप उसको साइन करते हो, फिर आप जनाब पक्के पक्के OG2 हो जाते हैं, और ये एक सिलसिला है। सिमरन इज आस्किंग थैंक्स, कैन यू शेयर साइट्स एंड बुक्स नेम्स फॉर द प्रिपरेशन? मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अब मैं साइट्स भी बताऊं, वो आप गूगल क्यों नहीं कर लेते? ज़िंदगी आसान करें, अपनी भी मेरी भी।
गूगल मुझसे ज़्यादा ऑनेस्टली मैंने आज से 4-5 साल पहले वो टेस्ट दिया था। आज तक बहुत सारी नई चीज़ें आ गई होंगी, नई वेबसाइट्स आई हो गई होंगी, नए सोर्सेज़ आ गए होंगे। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी, गो गूगल, यू विल फाइंड मच बेटर थिंग्स दैट आई नो ऑफ, राइट? अमीना जावेद इज आस्किंग पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, वो मैंने बता दिया है। हमें हर पोर्शन में कितने मार्क्स स्कोर करने होते हैं, वही मैंने बता दिया कि सब पोर्शन में पास होना है, टोटल में भी पास होना है, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको नहीं पता होंगे, वो आगे जाकर स्टेट बैंक डिसाइड करेगा। हर बार डिफरेंट होते हैं। And Sundas is asking, kindly share some books regarding the test. Google. Kindly confirm the passing marks of each part. Why are you asking about passing marks, everyone? I mean, मुझे लगता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के टेस्ट इसलिए भी पास किए क्योंकि मुझे कभी पासिंग मार्क्स की फ़िक्र ही नहीं थी। मुझे बस ये था कि पढ़ना है, टेस्ट देना है, आके दुआ करनी है और भूल जाना है। दैट्स इट। सो जस्ट यही एटीट्यूड रखें, पासिंग मार्क्स के चक्करों में ना पड़े। Answer to your question in the end, yes, you guided very well. Thank you. Okay, so thank you so much, Naz, Ayaz, Shukriya. Uh, Faizan is asking, kindly mention the book name for the test preparation. यार कोई भी किताब ले लो, कोई भी किताब ले लो, ज़िंदगी आसान करो, बस उसमें इंग्लिश हो, मैथ्स हो, जनरल नॉलेज हो। जनरल नॉलेज को पढ़ने का तरीका इंशाल्लाह फिर मैं किसी और वीडियो में तफसील में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ दिस क्वेश्चन, मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज़ है। सर आई हैव 58% मार्क्स इन एमकॉम एंड दे रिक्वायर 60%, अब क्या किया जा सकता है? ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप कि जो बातें आप जानना चाह रहे थे थ्रू यू नो माय क्वेश्चंस, उनका मैंने आपको जवाब दे दिया है। Okay, another question. Are you currently serving as officer in State Bank of Pakistan? ऐसा है कि जब मुझे स्टेट बैंक से ऑफ़र आई थी, तो उसी वक्त मतलब दैट वाज माय लकी मंथ, लकी ईयर आई वुड से, मुझे एक साथ 4 ऑफ़र्स आ गई थी, 4 गवर्नमेंट जॉब्स की। यानी एक मैं पहले से कर रहा था और 3 और ऑफ़र्स आ गई थी। एक सीनियर ऑडिटर में मैंने पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया था, एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की ऑफ़र आई थी और एक स्टेट बैंक से आई थी। सो मेरा जो पैशन था, जो शौक़ था, वो लेक्चरशिप की तरफ था। सो मैंने लेक्चरशिप को ज्वाइन कर लिया, तनख्वाह आधी हो गई, लेकिन स्टेट बैंक से जो है वो मेरी जान छूट गई और स्टेट बैंक की मुझसे जान छूट गई, राइट? अली रज़ा इज़ आस्किंग, काइंडली टेल अस अबाउट योर स्टोरी ऑफ स्टेट बैंक, वेदर यू आर डूइंग जॉब देयर और नॉट। आई टोल्ड यू, मुझे 3-4 ऑफर्स आ गई थी, तो मैंने इसलिए नहीं की। एंड शेयर योर अदर एक्सपीरियंस प्लीज़। सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, मैंने कस्टम्स में भी काम किया है, और कस्टम्स को छोड़ा भी है। फिर मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप मैंने 4-5 साल किया है, और अभी इस वक्त मैं यूएसए में हूँ और मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। तौकीर इज आस्किंग, डू यू हैव एनी ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स? यस आई हैव। केनान आसिफ के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और ट्विटर पे मैं केनान डीजे के नाम से हूँ। एक ज़माने में आरजे हुआ करता था, तो वो आरजे या डीजे जो है वो ट्विटर हैंडल के साथ लगा हुआ है, जो अभी तक चेंज नहीं हुआ। क्या ये जॉब सिर्फ कराची में होती है? ये जॉब सिर्फ कराची में होती है। एंड उसामा जनाब मुझ पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि थम के बात कर लें भाई, ये सांस ले लें या बात कर लें। देखिए, अगर मैं बात करूँगा और मैं सांस नहीं लूँगा तो ख़त्म हो जाएगा सिलसिला, और अगर मैं सिर्फ सांस लूँगा और बात नहीं करूँगा तो दुनिया में सिर्फ आप जैसे लोग ही रहेंगे जो काम की बात भी नहीं करते और सांस ही ले रहे हैं। चलिए जी, दिस इज इट। थैंक यू सो मच, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क अंडर दिस वीडियो and I'll try to respond with all your questions. Thank you so much.